तो ये तो डायरेक्टली थ्योरम है। देखिए इसका क्या आंसर होना चाहिए, ट्राई करके बताइए। सो तो पूछा क्या है कि इन अ ब्लॉक डिजाइन विथ बी ब्लॉक्स एंड वी ट्रीटमेंट, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स बी है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट वी है ना। तो एवरी ट्रीटमेंट पेयर अकर्स एग्जैक्टली वंस इन ईच ब्लॉक, ठीक है ना। तो हर ट्रीटमेंट पेयर जो है अकर एग्जैक्टली वंस इन ईच ब्लॉक, देन रिजल्टिंग डिजाइन विल बी कनेक्टेड इनकम्प्लीट, नॉट कनेक्टेड कंप्लीट। इसका डेफिनेशन देखना पड़ेगा है ना। तो कंप्लीट का यहाँ मतलब है कि ऑल ट्रीटमेंट्स आर इन ऑल ब्लॉक्स, ये कंप्लीट का मतलब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, कंप्लीट बोलना चाह रहा है ना, तो कंप्लीट का मतलब होगा कि ऑल ट्रीटमेंट्स आर इन एवरी ब्लॉक, जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं है ना, ऑल ट्रीटमेंट मस्ट बी इन ईच ब्लॉक, तो ये कंप्लीट होगा। और कनेक्टेड का मतलब क्या है, देर इज नो आइसोलेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स, ठीक है। तो कनेक्टेड का मतलब हुआ देर इज नो आइसोलेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स। तो इसमें देखो कैसे अरेंज्ड है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। मतलब ये बेसिक जस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड है। मतलब कनेक्टेड और कंप्लीट का डेफिनेशन अगर आप देख लोगे तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंप्लीट का जो मतलब है वो हो गया कि ऑल ट्रीटमेंट मस्ट बी इन ईच ब्लॉक, एंड कनेक्टेड का मतलब है देर इज नो आइसोलेटेड ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, देर इज नो आइसोलेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स, मतलब ऑल ट्रीटमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल ब्लॉक्स, मीन्स दे आर ट्रिवियली कनेक्टेड, राइट। तो ये कनेक्टेड होगा एंड कंप्लीट होगा, क्योंकि इसने बोल रखा है ना एवरी ट्रीटमेंट पे अगर अकर एग्जैक्टली वंस इन ईच ब्लॉक, तो ईच ब्लॉक में सारे ट्रीटमेंट है, तो ये डेफिनेशन ही है कंप्लीट का। और कनेक्टेड में क्या होता है कि ना देर इज नो आइसोलेशन ऑफ ट्रीटमेंट, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि ऑल ट्रीटमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल ब्लॉक्स, सो दे आर ट्रिवियली करेक्टेड, है ना। सो देर इज नो आइसोलेशन ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। जैसे आप सिंपल ये थियोरेटिकल बेस्ड है, जिसका आंसर जो होगा तो ये जस्ट थ्योरी है। तो आपको कोई डिजाइन वाली बुक उठाइए, इसको कनेक्टेड और कंप्लीट का डेफिनेशन पढ़िए, कुछ एग्जांपल इस पे कीजिए, तो वैसे रहेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर आप कनेक्टेड और कंप्लीट का देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये आएगा कनेक्टेड एंड कंप्लीट, ये आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एवरी ट्रीटमेंट पेयर अकर इन वंस इन ईच ब्लॉक, ठीक है। तो कनेक्टेड एंड कंप्लीट है। नेक्स्ट देखिए, तो कल हमने यहाँ तक छोड़ा था कि ये दिसंबर 2019 का पेपर है, जो कि 27 दिसंबर को हुआ था। दो पेपर हुआ था ना दिसंबर 2019 में, 15 दिसंबर को, 27 दिसंबर को, ये 27 दिसंबर वाला है। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये भी सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, ये सब थ्योरम बेस्ड और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप सीधा सीधा देख के या तो आपको आता है या नहीं आता है, ये वाली चीज़ें। सो पढ़िए और समझिए। So they are saying in a simple linear regression model, assume that the random errors epsilon 1, epsilon 2 and epsilon n are uncorrelated and homoscedastic, ठीक है। तो homoscedastic क्या होता है, सबका वेरिएंस कॉमन है, ये ना, ऑल हैव द कॉमन वेरिएंस, एंड अनकोरिलेटेड है, मतलब इनके बीच का कोवेरिएंस क्या है, सो कोवेरिएंस एप्सिलॉन आई एप्सिलॉन जे, इसके बीच का कोवेरिएंस अनकोरिलेटेड है ना। तो अनकोरिलेटेड है, कोरिलेशन जीरो होगा, कोवेरिएंस जीरो होगा, ठीक है। और वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन आई काइंड ऑफ सिग्मा स्क्वायर होगा फॉर ऑल आई, ऐसा कुछ ही। तो ये होमोसेडास्टिक का मतलब है। देन वी मे कंक्लूड दैट द रेसिडुअल्स ई वन ई टू ई एन आर, तो ये भी बेसिक थ्योरी है। बताइए आप लोग डिसाइड करें क्या होना चाहिए, ये जस्ट है ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है।
ठीक है ना। तो ये आई जे यहाँ पे क्या कंडीशन होगा, तो यहाँ पे आई जे पे कंडीशन होगा आई डिफरेंट देन जे, है ना, क्योंकि कोवेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन आई तो वेरिएंस एप्सिलॉन आई हो जाएगा। तो बताइए, ये रेसिडुअल्स के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो रेसिडुअल जो ई आई है इसको कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग, चेक करके बताओ भाई, तुम लोग कुछ तो पता होगा। रेसिडुअल क्या होता है कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई आई माइनस एस्टिमेटेड वाई आई, यही ना। और ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट, है ना, रेसिडुअल्स। ये बेसिक थ्योरम है, कुछ तो आइडिया होगा तुम लोग, रिग्रेशन जो लोग पढ़े हो बताओ। यहाँ क्या लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन यूज करेंगे पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए। क्या मेनली क्या देखना है आपको, कि क्या ईच ई आई का वेरिएंस कॉमन होगा, यहाँ पे ये देखना है ना, कि व्हाट कैन यू से अबाउट कोवेरिएंस बिटवीन ई आई एंड ई जे, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस, ये आपको बताना है। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट वेरिएंस ऑफ ई आई, क्या कॉमन होगा, ये डिसाइड करना है आपको। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एरर के बारे में बता रखा है, तो मुझे लगता है इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, ऐसा एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। इन जनरल आप लोग क्या जानते हो लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, ये तो रिजल्ट है ना, क्या जानते हो कि ये क्या हमेशा जीरो होगा या नॉन जीरो भी हो सकता है, ऐसा कुछ रिजल्ट होता था ना कि समेसन ई आईज आर जीरो, ऐसा होता है कुछ। तो ये कुछ रिलेशन ऐसा याद आ रहा है। और तो यदि यहाँ पे ऐसा है, ये सिंपल रिजल्ट है, तो वेरिएंस ऑफ ई आई जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा हमेशा, है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू अ फिक्स कांस्टेंट। एंड जो कोवेरिएंस है दिस इज नॉट नेसेसरली जीरो, कोई ज़रूरी नहीं जीरो होगा, ठीक है। तो बस अजम्पशन ये है कि रैंडम एरर्स आर अनकोरिलेटेड एंड होमोसेडास्टिक, है ना। कुछ तो डिसाइड करो भाई तुम लोग, कुछ तो ऑप्शन आपको आ रहा होगा।
तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आपसे कि जो एरर है रेसिडुअल में कोई रिलेशन है कि नहीं है, ये तो पूछ रहा है आपसे। क्या जैसे एरर अनकोरिलेटेड है एंड होमोसेडास्टिक है, तो क्या रेसिडुअल भी ऐसे ही होगा? तो आंसर इज नो, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए इसमें कि जो रेसिडुअल टर्म्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है ना, दे आर नॉट अनकोरिलेटेड, है ना, वहाँ एक दूसरे पे डिपेंड करेगा ये। तो एक तो कोरिलेटेड होगा, ठीक है, तो ये अनकोरिलेटेड वाला आउट हो जाएगा। एंड अब होमोस्टास्टिक होगा हेटेरोस्टास्टिक होगा, इसमें ये देखना है कि क्या वेरिएंस ईच रेसिडुअल टर्म का वेरिएंस कॉमन आएगा, फिक्स कांस्टेंट। ठीक है ना, आप वेरिएंस ऑफ एरर टर्म निकालोगे, सो दे आर नॉट ऑलवेज अ फिक्स कांस्टेंट। मैं ये बोलना चाहता हूँ एक फिक्स कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है, इस वजह से होमो तो नहीं होगा, हेट्रो हो सकता है, ठीक है। सो दे आर नॉट नेसेसरली इक्वल, और ये जरूरी नहीं है जीरो ही आएगा हमेशा, ठीक है, जरूरी नहीं कि जीरो ही आएगा। सो फॉर सम इट मे बी नॉन जीरो, ये कहना चाह रहा हूँ, फॉर सम आई जे, ठीक है, एंड दे आर नॉट इक्वल फॉर ऑल आई, ठीक है। तो इसका ये मतलब सब हर एरर टर्म का वेरिएंस सेम नहीं है। कोई एग्जांपल ले लो एक मॉडल का, तो काउंटर एग्जांपल इसके लिए ढूंढना पड़ेगा, है ना, बट ये जनरल थ्योरी है, थोड़ा थ्योरी पढ़ो तो आपको डिटेल समझ आएगा। तो ये सब डेफिनेशन या थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, मैं ये कह रहा हूँ। इसका देखो और इसका बताओ क्या होगा। सो x1 x2 xn we are random sample from normal theta 1 distribution for testing theta equals 0 against theta is less than 0 if the uniformly most powerful test। तो अगर आप लगाओगे कौन सा थ्योरम है, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्रिटिकल रीजन आना चाहिए, रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स बार इज लेस देन के। और अगर अल्फा लेवल में बात करोगे, अच्छा क्या बोल रहा है, ये तो कुछ और बोल रहा है, यूएमपी टेस्ट इज यूज्ड एंड इफ द ऑब्जर्व्ड सैंपल मीन इज 1। अच्छा, ऑब्जर्व्ड सैंपल मीन, एक्स बार की ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपको 1 दे रहा है ये, ठीक है, देन टेस्ट इज बायस्ड, एच नॉट इज रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अगर अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे अगर हम क्रिटिकल रीजन लिखे तो क्या बनेगा जी, एक्स बार माइनस म्यू, तो अंडर एच नॉट तो जीरो ही हो जाएगा बाद में, है ना। तो क्योंकि हम अल्फा यूज़ करेंगे ना, अल्फा अंडर एच नॉट होता है, तो सिग्मा बाई रूट एन, ठीक है, यही आ जाएगा। एंड दिस इज लेस देन, तो हमें ये देखना है कि इधर अल्फा चाहिए, इधर 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो अल्फा होगा तो इसका नाम क्या रखोगे आप, हम लोग क्या लेते हैं, तो यहाँ पे अच्छा एक मिनट, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक वाला केस है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस जेड अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ अगर जेड अल्फ़ा लेते हैं तो ये अल्फ़ा रहता है, ठीक है। तो हटाओ, तो यहाँ पे जो है माइनस जेड अल्फ़ा हो जाएगा, तो लेस देन माइनस ऑफ जेड अल्फ़ा, चेक कर लो जी। तो ये साइज अल्फ़ा का टेस्ट है, ठीक है, तो एट लेवल अल्फ़ा बात करोगे तो ये है, द टेस्ट इज बायस्ड, H naught is rejected at 5% level of significance, H naught is not rejected at 1% level of significance, p value of the test is less than half, p value of the test is less than half। सोचो जी, बताओ। तो ये तो टेस्टिंग का क्वेश्चन है, ये इतना कंफर्टेबल होगा। हाँ, आंसर एक्चुअली इसका जो है, आप अगर थ्योरम देखोगे तो ये होना चाहिए, कोरिलेटेड, दे आर नॉट नेसेसरली अनकोरिलेटेड एंड नॉट नेसेसरली दे आर होमोसेडास्टिक, ठीक है। तो ये जस्ट एक बेसिक थ्योरी है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी होना चाहिए। आप ऑफिशियल में देख लेना क्या है, फिर डिस्कस कर सकते हैं, और नेक्स्ट ये ट्राई करके देखिए। तो इसका सोचिए थोड़ा क्या हो सकता है। पिछला 2 क्वेश्चन थ्योरेटिकल था, उसमें एक तो डेफिनेशन चाहिए या फिर आपको रिजल्ट याद हो डायरेक्टली, नहीं तो प्रूफ करना पड़ेगा, एक्चुअली ये है। अब ये क्वेश्चन थोड़े से अप्लाई टाइप का है, तो इसको ट्राई करके देखिए कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है।
ये तो टेस्टिंग का प्रॉब्लम है, ये तो कर सकते हैं। हाँ, और जेड अल्फा पॉजिटिव रहेगा ना? नहीं, एक मिनट एक मिनट, एक्स बार तो कुछ भी हो सकता है ना, एक्स बार इज, हाँ हाँ, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखा है, तो वही तो पूछ रहा है आपसे कि रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, आपसे पूछ रहा है वो। अच्छा, ये हम सही लिखा ना? अगर हम ऐसा लिखे, प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस मीन जीरो था, सिग्मा बाई रूट एन, ये जेड है, लेस देन इक्वल टू माइनस जेड अल्फा, तो ये तो सही है ना? तो हम लोग इसको अगर जेड अल्फा लिखते हैं तो इधर अल्फा है, और माइनस जेड अल्फा सिमेट्रिक है, बीच में जीरो है, तो इधर भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये क्योंकि थीटा लेस देन जीरो है, तो हमारा क्रिटिकल रीजन लेफ्ट साइड में आएगा ड्यू टू मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, तो ये है, तो ये तो अल्फा आएगा, ये सही है। तो ये साइज ऑफ द टेस्ट हम निकाल रहे थे, ठीक है? अब आपको यही डिसाइड करना है, सो दिस इज योर क्रिटिकल रीजन। अब आपको सोचना है इस सिचुएशन में क्या होगा, ये रिजेक्ट कर पाएगा, रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, टेस्ट बायस्ड है, तो बायस्ड टेस्ट क्या होता है, अब ये सोचिए। आपको अनबायस्ड टेस्ट का डेफिनेशन पता है आप लोगों को? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अनबायस्ड टेस्ट? हाँ, तो वो देखना पड़ेगा, है ना? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज बायस्ड टेस्ट एंड व्हाट इज अनबायस्ड टेस्ट। बायस्ड टेस्ट क्या होता है, अनबायस्ड टेस्ट क्या होता है, तो ये हमें देखना है ना? वो एस्टिमेटर अलग है, टेस्टिंग में अलग है। तो इफ अल्फा इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो साइज शुड बी लेस देन इक्वल टू अल्फा एंड पावर शुड बी मोर देन इक्वल टू अल्फा। ये डेफिनेशन है अनबायस्ड टेस्ट का। ये आप देख सकते हैं, कैसेला बर्गर वाली बुक है या वीके रोहतगी वाली बुक है, यू कैन चेक देयर। सो अगर मैं बुक से प्रॉपर देख के बताऊं, तो ये डेफिनेशन एक्चुअली, अल्फा इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, देन साइज ऑफ द टेस्ट शुड बी लेस देन इक्वल टू अल्फा एंड पावर ऑफ द टेस्ट शुड बी मोर देन इक्वल टू अल्फा। तो ये जो डेफिनेशन कहता है कि a size alpha test is unbiased if and only if power is more than equal to alpha, ठीक है? So it follows that the test phi is unbiased if and only if power function is less than equal to alpha, under h naught less than equal to alpha, under h1 more than equal to alpha, ठीक है? ठीक है ना? So मतलब probability of rejecting h naught under h naught, या given h naught is true less than equal to alpha, probability of rejecting h naught given h1 is true is more than equal to alpha। तो ये डेफिनेशन है। अब देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको? जैसे एग्जांपल के लिए यहीं पे बोल रहा है टेस्ट इज बायस्ड, लेकिन हमें कुछ बोला नहीं है किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो एंड पी वैल्यू निकालने के लिए तो हमें वो करना पड़ता है, पी वैल्यू क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, तो ये तो आपका जेड है ना? तो प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन इक्वल टू इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू। चलो इससे पी वैल्यू पहले चेक करते हैं हम लोग, तो बाकी ऑप्शन बाद में देखेंगे। तो पी वैल्यू होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो ये पी वैल्यू जो होगी, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक हाँ ये है, इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालते हैं, इसको जेड बोल दिया मैंने। इसकी ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, 1 - 0 अपॉन, अच्छा सिग्मा आपको ऑलरेडी 1 दे रखा है, ठीक है? तो सिग्मा इज ऑलरेडी 1 इंटू रूट एन, है ना? ये ऑब्जर्व वैल्यू निकाल रहा हूँ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का। तो
अंडर एच नॉट इज ट्रू, है ना, व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो एच नॉट थीटा 0 था, तो प्रोबेबिलिटी z लेस देन रूट अंडर n। सो व्हाट डू यू थिंक, है ना, अंडर एच नॉट इज ट्रू, n तो फिक्स नहीं किया ना यहाँ पे, n तो हमें फिक्स नहीं है, n क्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन ये है, एच नॉट इज मतलब वही थीटा 0 है, एच नॉट मतलब, है ना, तो ये z लेस देन रूट n कितना होगा, आपको क्या लगता है? अच्छा, तो आप कंपेयर तो कर ही सकते हैं। सो जीरो यहाँ पे है, राइट, सो वी नो z लेस देन जीरो इज हाफ, राइट, ये प्रोबेबिलिटी हाफ है, और रूट n यहाँ पे है, तो क्या बोल सकते हैं आप, सो ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ से ज़्यादा होगी या हाफ से कम होगी, ये तो इजीली डिसाइड कर सकते हैं, n तो हमेशा पॉजिटिव है ना, तो ये प्रोबेबिलिटी हाफ है, यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी हाफ है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो माइनस इन्फिनिटी से रूट n तक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो से ज़्यादा होगी, जीरो से कम होगी, जो मोर देन हाफ हो जाएगी ना, क्योंकि एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ भी, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, तो ये कह रहा है लेस देन हाफ, तो ये तो गलत है, ठीक है, तो फोर्थ वाला तो गलत हो गया, पी वैल्यू इसका मोर देन हाफ आएगा। हाँ हाँ, अच्छा यहाँ आप कह रहे हैं कि वन ले लिया तो रूट एन लेस देन, है ना, नेगेटिव, तो रूट एन नेगेटिव तो जीरो हो गया, तो जीरो हो गया, इसका क्या मतलब है कि ये बायस्ड हो गया, इसका मतलब है ना, अल्फा अगर कुछ भी देगा आपको तो कुछ तो पॉजिटिव ही देगा ना, और आपका ये जो आप निकाल रहे हो तो जीरो आ गया, तो ये फॉल्स हो गया ना, मतलब एक मिनट, पावर हम क्या निकाल रहे हैं, अल्फा निकाल रहे हैं, वो तो मैं ऐसे भी कर सकता, जब पी वैल्यू दूसरा तरीके से मैं करता था क्या होता, जैसे एक्स बार लेस देन इट्स ऑब्जर्व वैल्यू 1, तो ये भी पी वैल्यू है, ठीक है, तो इसको अगर मैं वैसे सॉल्व करता, गिवन एच नॉट इज ट्रू, है ना, गिवन एच नॉट इज, इस हिसाब से निकालते तो एक्स बार माइनस जीरो, क्योंकि मीन जीरो है, अपॉन सिग्मा बाई रूट टेन, सिग्मा 1 है, तो 1/√10, तो ये होता है लेस देन 1 माइनस जीरो अपॉन 1/√, तब यही बनता, सो प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू या लेस देन रूट 10, ठीक है, तो यही आता, ठीक है, तो ये तो मोर देन हाफ आएगा, ठीक है, तो ये तो क्या है, तो पी वैल्यू ऑफ टेस्ट इज लेस देन हाफ, तो ये गलत है। अब कह रहे हैं आप, जो आप कह रहे हैं कि साइज निकालेंगे, तो अगर आप साइज निकालेंगे यहाँ पे, नहीं तो साइज में पुट करने की क्या जरूरत है, साइज तो इससे निकलता है, ऑब्जर्व वैल्यू की जरूरत नहीं है साइज में, ठीक है ना, अच्छा आप कह रहे हैं अगर पुट करेंगे तो क्या, हमें बता रखा है यूएमपी टेस्ट इज यूज्ड एंड, तो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट यही है, एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन 1 है, तो 1 चूंकि आपको लग रहा है फिजिबल नहीं है, राइट, तो इसलिए मुझे लगता है तो बायस्ड हो जाएगा टेस्ट, थोड़ा सोचो, नहीं तो फिर रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो रिजेक्शन के लिए हमें फिर क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होगा ना, तो ये जो 5% वो डेफिनेशन से ही ना, साइज तो जनरली साइज का डेफिनेशन है, ऐसे आप निकालेंगे तो कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, यही तो है, तो आई थिंक ये बायस टेस्ट ही होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, तो अच्छा यूएमपी टेस्ट बायस कैसे होगा ना, क्योंकि यूएमपी तो अनबायस्ड होता है, लेकिन ये एक्स बार बराबर 1 है, ये थोड़े कंट्रोवर्शियल हो गया, तो एक्चुअली यूएमपी टेस्ट ना बाई एक थ्योरम होता है कि यूएमपी टेस्ट इज ऑलवेज अनबायस्ड टेस्ट एक्चुअली, तो यूएमपी जो टेस्ट है वो तो हमेशा अनबायस्ड होता है, एक थ्योरम होता है ये, तो हम यहाँ बायस्ड कैसे बोलेंगे, है ना, यूएमपी टेस्ट इज ऑलवेज अनबायस्ड, ये एक रिजल्ट है, ठीक है,
जैसे आपने लिखा था प्रोबेबिलिटी x बार माइनस 0 अपॉन सिग्मा बाय रूट n इज लेस देन इक्वल टू माइनस z अल्फा इक्वल टू दिस अल्फा, ये अल्फा साइज है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अच्छा ये अल्फा, ओह एक मिनट, तो यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ कर लीजिए। हाँ इस केस में अल्फा की वैल्यू तो 0 आएगी, ठीक है, बल्कि हम p वैल्यू तो नहीं, हाँ ठीक है, 0 आ गया फिर, तो p वैल्यू से ले सकते हैं, तो p वैल्यू भी ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि p वैल्यू तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी वैल्यू विद व्हिच वी कैन रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, ऐसा कुछ। हाँ लेकिन पी वैल्यू तो हमने ये निकाला, पी वैल्यू तो ये आएगा, क्योंकि आपका जो एक्चुअली क्रिटिकल रीजन तो ये है, ये तो मैंने बाद में उसको डिराइव किया, उसी को डिराइव किया है, तो ये आया। जब हमने, हालांकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस है ना, लेवल से फिक्स रहता है, एंड साइज हम उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो आप अगर ऐसे निकालेंगे जो आप कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वो तो मैंने साइज को यूज करके ही एक्चुअली ये लिखा है यहाँ अल्फा, और कई बार ना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस साइज सिमिलर ही होता है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा। जनरली आप कैसे डिफाइन करते हैं साइज ऑफ द टेस्ट? जनरली साइज का अगर आप डेफिनेशन देखें तो ऐसा लिखा रहता है, मैक्सिमम ऑफ, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो ये मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। और पी वैल्यू थोड़े अलग है साइज से, क्योंकि साइज में ना यहाँ पे हमने क्रिटिकल पॉइंट यूज़ किया है, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट के बजाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू यूज़ होती है, तो जो आप कर रहे हैं वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ही रख रहे हैं एक्चुअली लेफ्ट साइड में, ये कर रहे हैं, तो वैसा नहीं होगा यहाँ पे। आप जो पी वैल्यू करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा होगा, जो आप कर रहे हैं ये आपको इधर पुट करना पड़ेगा, ये कांस्टेंट, मान लो इसको अभी के लिए मैं कांस्टेंट बोल देता हूँ, लेट्स से कोई नया कांस्टेंट सी बोल दीजिए, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा ना कि क्रिटिकल रीजन होगा एक्स बार लेस देन सी, ये एक्स बार लेस देन के लिखा पहले, यही बाद में रिड्यूस हो जाएगा, है ना, अभी चाहो तो म्यू रख लो, अभी म्यू अगर नहीं है कुछ तो ऐसा एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, ये है मान लीजिए, तो ये लेस देन सम सी हो जाएगा इस तरह से। अब इस पी वैल्यू जब निकालते हैं तो इस सी के प्लेस पे इसी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू रखनी होती है हमें, सी के जगह पे इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू रखनी होती है, तो वो आप निकालेंगे जो आप कर रहे हैं 1 माइनस 0 अपॉन सिग्मा बाई रूट, ऐसा करेंगे, तो ये तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जेड है, तो जेड लेस देन वो रूट एन आ गया जो आया था, अब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप, तो ऐसा करेंगे आप ये निकालने के लिए। एक मिनट, मैंने गलती कहाँ किया, अच्छा थीटा लेस देन 0 था ना, तो थीटा लेस देन 0 है, ठीक है, पहला ऑप्शन इसलिए फॉल्स रहेगा क्योंकि एक थ्योरम होता है कि यूएमपी टेस्ट इज ऑलवेज अनबायस्ड, तो इसके बेसिस पे ये तो गलत ही होगा, ठीक है। और फोर्थ वाला गलत है क्योंकि हमने देखा कि पी वैल्यू हाफ से ज़्यादा ही आएगी। अच्छा ये बताइए, पी वैल्यू हाफ से ज़्यादा है, यहाँ से टेक चेक कर लेते हैं ना, काम हो जाएगा। तो हमारा जो पी वैल्यू जो मैंने निकाले हैं, सो सीधा पी वैल्यू पे आई है ना, तो पी वैल्यू हमने कहा
कि ये 0 पॉइंट मतलब हाफ से ज़्यादा है, मतलब कितना 50%, राइट। तो आप क्या जानते हैं, अगर अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो आप क्या जानते हैं कि पी वैल्यू क्या होगी तो रिजेक्ट करेंगे, मतलब अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फिक्स है तो पी वैल्यू क्या होगी तो रिजेक्ट करेंगे और क्या होगी तो एक्सेप्ट करेंगे एच नॉट को। ऐसा कुछ याद है क्राइटेरिया? हाँ ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये अल्फा 5 है, ये अल्फा 1 है, तो आपको क्या लगता है पी वैल्यू हमारा 50% से ज़्यादा है, हमारा पी वैल्यू क्या 50% से ज़्यादा है, तो ये अल्फा 5% है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे रिजेक्ट करेंगे एच नॉट को? हाँ, यहाँ पी वैल्यू मोर देन आपकी अल्फा हो गई तो फेल टू रिजेक्ट हो गया ना आप, तो मतलब एच नॉट रिजेक्ट करेंगे या फेल टू रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, अभी पूछ रहा हूँ। तो हो गया ना आंसर, एक्सेप्ट होगा, तो ये रहा आंसर, ठीक है ना। तो पी वैल्यू से ही काम हो गया, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये एक्स बार बराबर 1 जो दिया है वो समझिए हमने पी वैल्यू के लिए यूज किया है, यहाँ पे पी वैल्यू के लिए यूज किया, तो पी वैल्यू 50% ज़्यादा है तो हम जानते हैं अब पी वैल्यू अल्फा से कम होगी तो एच नॉट रिजेक्ट होगा, पी वैल्यू अल्फा से ज़्यादा है तो फेल टू रिजेक्ट, तो ये तो कह रहा है नॉट रिजेक्ट, मतलब वी फेल टू रिजेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन 3 सही है। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ था नहीं खास, सीधा सीधा क्रिटिकल रीजन आ गया, क्रिटिकल रीजन से पी वैल्यू निकाल लो, पी वैल्यू से डिसाइड हो जाएगा। यूएमपी टेस्ट हमेशा अनबायस्ड होता है, तो पहला ऑप्शन तो हमेशा फॉल्स रहेगा चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, यूएमपी टेस्ट ऑलवेज अनबायस्ड थ्योरम है, ठीक है। पी वैल्यू हमने निकाला वो मोर देन हाफ आया तो डी ऐसे गलत हो गया। अब वो फेल टू रिजेक्ट एट एनी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अप टू 50%, अगर अल्फा 50% तक कुछ भी है तब भी फेल टू रिजेक्ट ही होगा, ठीक है। फिर कंक्लूजन आ गया ना, ओके। तो चलिए इसको देखिए, अब ये क्या बोलना चाहे इसको ट्राई कीजिए। कंसीडर अ मार्कोव चेन, बोल रहा है कि विथ स्टेट स्पेस आपका 0 से 1000 है एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इस तरह से दे रखा है, आई टू आई प्लस 1 जाने का 1 है एंड 1000 से 1000 में आपका या 1000 से 0 का हाफ हाफ है, ठीक है। तो आई से आई प्लस 1 किसी भी अगले स्टेप में, लेकिन 1000 के बाद कुछ है नहीं तो खुद पे आने का हाफ है और 1000 से 0 पे जाने का हाफ है। तो पूछ रहा है कि बताइए लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो व्हाट विल बी द लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी, थोड़ा दिमाग लगाइए, है ना। अगर स्टेट स्पेस लिखे हम 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, मान लो यहाँ 1000 लिख देते हैं, है ना, या 999 फिर यहाँ 1000 लिख दो, ठीक है। तो वैसे तो देख रहे हैं कि आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी 1 है, 0 से 1 की 1 है, 1 से 2 की 1 है, ये 1 चले जा रहा है डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ आने की 1 है और यहाँ से यहाँ जाने की 1 है, यहाँ तक ओके है। अब 1000 से 1000 पे रहेगा इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है और 1000 से 0 पे आ जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, ओके है यहाँ तक, ये है। ऐसा चेन समझ आ गया, ये सही लिखा मैंने, चेक कर लीजिए। 1000 एक लूप बना, तो लूप में या तो बेटर ऊपर बना देता हूँ, तो यहाँ लूप बना देते हैं, ये प्रोबेबिलिटी हाफ है लूप का और इसको हटा देते हैं इस लूप को, तो और 1000 से, ठीक है ना, तो ये लूप बन रहा है 1000 पे, ये हाफ प्रोबेबिलिटी है और बाकी 1000 से इधर अप आ रहे हैं तो हाफ, ठीक है जी। अब आप डिसाइड कीजिए, क्वेश्चन है क्या ये इरिड्यूसिबल है या नहीं है, क्वेश्चन ये है इज इट इरिड्यूसिबल, यस और नो। हर स्टेट पे जा सकते हैं किसी भी स्टेट से हम, तो यस इरिड्यूसिबल तो है, ठीक है। चेक कीजिए, आपको लग रहा है किसी स्टेट से किसी स्टेट में नहीं जाता, ऑल स्टेट्स आर कम्युनिकेटिंग, यू कैन मूव टू एनी स्टेट फ्रॉम एनी स्टेट, तो इरिड्यूसिबल है ये, ठीक है। सो ये इरिड्यूसिबल है। पीरियड निकालोगे कितना आएगा, इस स्टेट का पीरियड फाइंड करो, तो 0 से निकल के बाद 0 पे कितने में आ सकते हैं आप देखेंगे, अपीरियोडिक भी है, आप चेक कर लीजिए। सो ईच स्टेट्स आर इरिड्यूसिबल एंड अपीरियोडिक, मतलब ये जो मार्कोव चेन है, ठीक है, इरिड्यूसिबल एंड अपीरियोडिक है और फाइनाइट स्टेट है तो मतलब पॉजिटिव रिकरेंट होगा, ठीक है। सो ईच स्टेट क्या है, ट्रांजिएंट है, रिकरेंट होगा, ठीक है। तो ओके है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं,
बताइए जी, ईच स्टेट क्या है, ट्रांजिएंट है, सॉरी रेकरेंट, ईच स्टेट रेकरेंट है ना, रेकरेंट है ईच स्टेट। तो कह रहा है कि पी आई जे एन एन टेंसिटिविटी इज 1/1000 फॉर ऑल आई जे, पी आई जे एन 1/1000 फॉर ऑल आई जे लेस देन इक्वल टू 999, पी आई जे एन 1/1001 फॉर ऑल आई जे। क्या आप इसका वो निकाल सकते हैं, वैसे भी कर सकते थे आप, पाई पी इज इक्वल टू पाई, लेकिन लेंदी हो जाएगा, नहीं वैसे निकालना। इतना हिंट दिया, आप सोच के बताइए थोड़ा आंसर क्या होना चाहिए। दिस चेन इज इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक, ठीक है। ईच स्टेट आर, ऐसे एग्जाम में सोचना पड़ेगा ना। ठीक है ना, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। तो मुझे लगता है स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना इतना ही मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर मैं टीपीएम लिख दूं इसका तो कैसा दिखेगा आपको, है ना, यहाँ 0 1 2 सारा नहीं लिखते हैं, 999 फिर 1000 का लिख देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ 0 1 2 ऐसा चलेगा। ये इरिड्यूसिबल और पीरियोडिक तो था ही, तो इसको भी हटाओ। सो अच्छा, तो ये हटेगा नहीं, हटाओ इसको, है ना। तो यहाँ से होना क्या है, 0 से 1 पे जाने का हाफ, है ना, तो ये तो 0 ही है। फिर 1 से 2 का 1 होगा, बाकी तो सब 0 होना, है ना। यहाँ मैं कह रहा हूँ ये 999 और यहाँ बोल दो 1000, देखो क्या होगा। तो ये सब तो 0 होना है, 0 0 चलता रहेगा, ये 0 0। फिर यहाँ अगर अगला लिखते 2 से 3 का ना, 1 मिनट, 0 से 1, अच्छा बीच में 1 है तो इसको 1 कह दो अभी, ये 2 की बात कर रहा हूँ। तो 0 0 0, यहाँ 3 अगर रहेगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा चलता रहेगा, बाद में 0 0 चलेगा, ये भी 0 0 चलता रहेगा। एंड 999 पे आओगे तो ये 0 0 0 0 चल रहा होगा, 0 और यहाँ 1 हो जाएगा, है ना। अब बाकी इस पे आओगे तो यहाँ हाफ और 0 0 0 0 यहाँ हाफ, यही है ना जी। तो क्या हम स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, चेक कीजिए। एक तो यहाँ समझ आ रहा है कि अगर हम पाई पी इज इक्वल, पाई जो हमारा होगा क्या होगा, पाई नॉट पाई 1 पाई 1000 तक, यही ना। तो पाई पी इज इक्वल टू पाई को क्या आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से देखो, अगर पाई को पी से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बस लास्ट वाला टर्म आएगा ना। तो क्या आएगा, मैं लिखता हूँ, इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूँ। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करो वहाँ आएगा, तो बस ये आएगा पाई 1000/2 इज इक्वल टू पाई नॉट, ये पहली इक्वेशन आएगी। फिर, है ना, इसको पाई पी इज इक्वल टू पाई, है ना, पाई पी। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे दूसरे कॉलम से, इसको मल्टीप्लाई करोगे दूसरे कॉलम से, तो आएगा पाई नॉट इज इक्वल टू पाई 1, ठीक है, ऐसा आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे अगले कॉलम से, तो पाई नॉट पाई 1, तो ये आएगा पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, ये चलता रहेगा लूप, आप पैटर्न को समझो। अगला आएगा पाई 2 इज इक्वल टू पाई 3। सो ये कहाँ तक चलेगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तक, इसमें कहीं 1 नहीं है, आई थिंक इसमें एक 1 मिस हुआ है क्या, नहीं नहीं, ठीक है ना, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 1 मिनट,
1000 से हम जा रहे हैं 1000 विथ प्रोबेबिलिटी हाफ, वैसा हो जाएगा। तो इसमें मतलब सारे जीरो हैं नहीं, और इसके पहले क्या रहा होगा, अगर मैं 998 पे बात करूं तो, नहीं 999 में एक तो 1 होना चाहिए ना, क्योंकि 998 से 1 बढ़ा के आया होगा ना, तो 998 वाला यहाँ 1 आया होगा, ठीक है। अगर 998 लिखता मैं तो ये सब जीरो आता, 0 0 0 0, यहाँ 1 आता ना, क्योंकि ए प्रोबेबिलिटी 1 है 998 से 999 जाने में, तो ये 1 है और यहाँ 1 है यहाँ, ठीक है। ईच रो का सम 1 होता है ना, तो वहाँ 1 आया होगा, ठीक है। चलो बीच में डॉट 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 है, जरा ये समझना, तो ये बीच में बहुत कुछ है, ठीक है। तो एनीवे तो आएगा यहाँ पे, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो पाई नॉट पाई 1 है ना, तो ये कहाँ पे है, पाई 998, ठीक है। सो पाई 998 बराबर आएगा पाई 999, यही आएगा ना। और लास्ट जो आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करना आता है ना, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो पाई मैट्रिक्स को पी से, तो इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो यहाँ 2 टर्म आएगा, नहीं क्या आएगा, इस मैट्रिक्स को आप इस लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पाई 999 प्लस पाई 1000/2 इज इक्वल टू पाई 1000। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, फाइनली ये हमारे पास पता कितने इक्वेशन आ गया, 1001 इक्वेशन हो गया ना टोटल, क्योंकि स्टेट तो हमने 1001 है टोटल मेरे पास, यस। अब इसको सॉल्व करो, और एक बाई डिफॉल्ट इक्वेशन जो हमारा होता है पाई नॉट पाई 1 से लेके पाई 1000, ये 1 होता है। तो टोटल हमारे पास टोटल 1002 इक्वेशंस हैं, इसको आपको सॉल्व करने हैं। तो ऐसा कुछ खास है नहीं, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, ये इधर चला जाएगा तो हाफ हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये उधर चला जाएगा, तो अपॉन 2 ही हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसको हटा देता हूँ, ये कहना होता है यहाँ पे इक्वल ही आ जाएगा, ये आ गया। अब देखो ठीक से, तो यहाँ पाई नॉट था पाई 1000/2, यहाँ पाई 999 है पाई 1000/2, ठीक है। अब बाकी जो है सब इक्वल है, पाई नॉट पाई 1 सब इक्वल है। तो क्या लगता है, सम करके बताओ, वैल्यू निकाल लोगे, दूसरा इक्वेशन तीसरा इक्वेशन है ना, फोर्थ इक्वेशन, तो ये आएगा 1000 इक्वेशन, ये 1001 इक्वेशन, और ये है 1002 इक्वेशन, देर आर है ना 1002 इक्वेशंस। अब इसको ठीक से सॉल्व करके बताओ वैल्यू, इतना ही मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक सब इक्वल ही है, पाई नॉट से लेके पाई 99 तक सब इक्वल है, प्रॉब्लम कहाँ है, पाई नॉट और पाई 1000 है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए पाई नॉट के टर्म में ले आओ सबको, तो पाई नॉट से पाई 99 तक सब तो इक्वल ही है ना जी। तो चेक कर लो जी, सही लिखा है। तो इसको सॉल्व करो, अब चलो यहाँ सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ से आएगा हमारे पास, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं। तो ये जो हमारे पास है पाई नॉट से लेके पाई 999 तक, तो ये टोटल कितने टर्म्स है, 1000 टर्म्स हैं, 1000 टाइम्स पाई नॉट आ जाएगा, प्लस पाई 1000 इज 1, ऐसा। अब यहाँ से पहला इक्वेशन यूज करो, इक्वेशन 1 को यूज करो। तो इक्वेशन 1 को यूज करोगे तो इक्वेशन 1 क्या कहता है, पाई नॉट कितना है, पाई 1000/2, सो पाई नॉट की जगह रखो पाई 1000/2, सो पाई 1000/2 और यहाँ 1000, मतलब ये 500 हो जाएगा ना, 500। तो 500 इंटू पाई 1000/2 कट गया, प्लस पाई 1000 बराबर 1। तो यहाँ से पाई 1000 की वैल्यू फाइनली आ गई, इसको ऐड करो 501, सो 1 आ गया 501। तो ये पाई 1000 आया जी, सो पाई 1000 आ गया 501। तो इससे सारी वैल्यू नहीं आ गई अब, सो यहाँ से पाई नॉट आ जाएगी, पाई 1000/2 है, तो पाई नॉट आ गया, अपॉन 2 करोगे तो कितना आएगा, 501 का 1002, पाई 1 कितना आएगा अब, तो यहाँ से पाई 99 आ जाएगा पहले, है ना। तो यही तो सब इक्वल ही है, तो पाई 1
पाई 2, ठीक है, ये सब इक्वल ही है पाई 999, और ये सब किसके इक्वल है, पाई 1000/2 के। तो मतलब ये सब तो इक्वल ही आ गया जी, 1/1002। तो फाइनली ईच पाई आई आ गया 1002। सही है, ये देख लो 501 था ना, तो 2 से डिवाइड किया 2 टाइम हो जाएगा। पाई 1000 खाली अलग होगा, राइट। हाँ, पाई 1000 अलग होगा, बाकी सब इक्वल है। देखो ये पाई आई इज 1002 फॉर ऑल आई बिटवीन 0 to 999, एंड पाई 1000 की जो वैल्यू है ये बस आया 501, ठीक है। तो ये देख लो, अब ऑप्शन चेक करो। तो ये जो मैंने निकाला ये स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है, और चूंकि जब इरिड्यूसिबल और अपीरियोडिक है तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ही लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो अब आप, ये आपका आंसर है। अब ऑप्शंस देख के बताओ जिन लोगों को समझ आ रहा है, कैन यू सी कि कौन सा ऑप्शन होगा। ये आंसर मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया ऑलरेडी कि 1002 है 0 से 999 तक। चलो इधर लिख देता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यही क्वेश्चन था ना, तो अभी जो हमने सॉल्व करके दिखाए हैं आपको पूरा स्टेशनरी सॉल्यूशन, तो यहाँ से ये निकाला कि पाई आई जो होगा 1/1002 फॉर ऑल आई बिटवीन 0 and 999, और पाई 1000 एक्सेप्शन है, तो ये 1/501 है, ठीक है। अब ऑप्शन देखो और बताओ। तो हमें देख के तो डी समझ आ रहा है, देख लीजिए आप लोग, यही है ना। तो क्योंकि ये लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी की इक्वल होगी, तो ऑप्शन डी सही है। कुछ डाउट है, देख लीजिए। तो हमने पूरा स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी निकाला एक्चुअली हमने, ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और वैसे भी वहां से थोड़ा दिखा जा सकता था ना कि बाकी पे तो इक्वल ही होगा, बस पाई 1000 पे, चूंकि यहाँ पे ना ये 1000 पे प्रॉब्लम क्रिएट किया था ना, इसीलिए। तो ऑप्शन देख के भी थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि है ना इक्वल आएगा, लेकिन बस हमने एक चेक करके मतलब प्रूव करके दिखा दिया हमने आपको।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना। तो ये देखिए इसका क्या होना चाहिए। तो इसको ट्राई कीजिए। 40 तक है ना, इसमें 40 तक कर लेंगे, आज कंप्लीट हो जाएगा ये। तो टेक्स्ट के चक्कर में ना, क्या कह रहा है, द गोल इज टू एस्टिमेट द अननोन पैरामीटर म्यू एज accurately as possible. You are offered a choice between two data sets. Assume n more than equal to 2. So x1 x2 xn are IID normal mu 1 and y1 y2 yn are normal mean mu 2 mu and 2. अच्छा, तो यहाँ कहना चाह रहा है कि xi जो है नॉर्मल म्यू 1 है, और यहाँ बोलना चाह रहा है yi जो है नॉर्मल 2 म्यू कॉमा 2 है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वाई आई बाई 2 क्या हो जाएगा, नॉर्मल म्यू कॉमा कितना आएगा जी, सो वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस वाई आई अपॉन 4 हो जाएगा। अच्छा, तो 2/4, तो 1/2 आ जाएगा ये। ओके, तो पूछना क्या चाह रहा है, डाटा ए इज प्रेफरेबल, बी इज प्रेफरेबल, बोथ सेट्स आर इक्वली गुड, विच डेटा सेट इज प्रेफरेबल, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन। बताइए, तो आपके पास दो डेटा सेट है और बोल रहा है मुझे एस्टिमेट करना है म्यू को एक्यूरेटली, तो क्या लगता है क्या सबसे सही तरीका होगा, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, सोच के बताइए। तो कुछ तो लॉजिक होगा इसमें, है ना। कोई व्यू है आप लोगों का कि क्या होना चाहिए। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार आ जाएगा म्यू, राइट, और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार जो आएगा वो 2 म्यू आएगा, तो मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार बाई 2 म्यू आ जाएगा, राइट, ऐसा कुछ है। और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज वेरिएंस ऑफ एक्स बार, सो इट इज 1/n, एंड व्हाट इज वेरिएंस ऑफ वाई बार अपॉन 2, क्यों, पहले मैं अनबायस बना रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ एक्स बार अनबायस्ड है म्यू का, यहाँ वाई बार बाई 2 अनबायस्ड है म्यू का, तो इसका वेरिएंस कितना होगा, सो वेरिएंस ऑफ वाई बार अपॉन 4, है ना। तो
तो यहाँ से आएगा वाई बार का वेरिएंस कितना होगा जी, सिग्मा स्क्वायर बाई एन, तो 2/4n मतलब 2/n हो जाएगा, राइट, सॉरी 1/2n ना, 1/2n, सो 1/n और 1/2n, व्हाट डू यू थिंक विच वन इज स्मॉलर? देखिए इतना हिंट है, अब आप डिसाइड कीजिए। कौन सा वेरिएंस कम है? हम क्या प्रेफर करते हैं, हमने 2 अनबायस्ड एस्टिमेटर बनाए, एक्स बार एंड वाई बार अपॉन 2, तो हमें एक्स आई डेटा गिवन होगा, वाई आई डेटा गिवन होगा, तो एक्स बार एंड वाई बार अपॉन 2 बोथ आर अनबायस्ड एस्टिमेटर। अब द वन विल बी प्रेफर्ड व्हिच हैज लेस वेरिएंस। आप बताया ना मोर इफिशिएंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन कि T1 T2 आर 2 अनबायस्ड एस्टिमेटर, सो T1 इज मोर इफिशिएंट देन T2 इफ एंड ओनली इफ वेरिएंस ऑफ T1 इज लेस देन वेरिएंस ऑफ T2। तो जिसका वेरिएंस कम होगा वो हम प्रेफर करेंगे। तो एक्स बार में और वाई बार अपॉन 2 में किसका वेरिएंस कम है? तो 1/n और 1/2n में कौन सा छोटा है? 1/2n छोटा है, राइट, 1/2n इज लेस देन दिस, तो y डेटा विल बी प्रेफर्ड, ठीक है, सो दिस डेटा विल बी प्रेफर्ड। देख लीजिए आप लोग, कुछ डाउट है तो बताइए। तो जिसका वेरिएंस, हमने अनबायस्ड एस्टिमेटर बनाए और जिसका वेरिएंस कम है वो हम प्रेफर करेंगे, सो वो ज़्यादा इफिशिएंट एस्टिमेटर होगा हमारे लिए, ज़्यादा एक्यूरेट होगा। कोई डाउट है देख लीजिए। नेक्स्ट, सो 37 कह रहा है कि x1 x2 xn बी द IID यूनिफॉर्म 0 थीटा, ठीक है, तो एक्स आई यूनिफॉर्म 0 थीटा है, तो एक्स आई अपॉन थीटा क्या होगा जी, यूनिफॉर्म 0 1, यहाँ तक ठीक है। तो मिनिमम की बात कर रहा है, तो विच ऑफ द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, तो आपको पता ना कंसिस्टेंट क्या होता है, एमएलई इज कंसिस्टेंट, कैन यू फाइंड एमएलई? इसका एमएलई यूनिफॉर्म 0 थीटा का एमएलई क्या आता है, कोई बता पाएंगे आप लोगों में से? कि ये जो यूनिफॉर्म 0 थीटा है इसमें मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्या आता है, nth ऑर्डर स्टैट्स, और यू नो एमएलई इज कंसिस्टेंट, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एमएलई है xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन है कि एमएलई इज कंसिस्टेंट, तो वो xn विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू, xn क्या है, मिनिमम या मैक्सिमम, मैक्सिमम ना, क्योंकि यहाँ एक्स आई थीटा मोर देन ईच एक्स आई, तो थीटा मोर देन मैक्सिमम, यस, सो इट इज मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn, ठीक है। अब आप देखिए इसमें से आपको देखना है, तो मीन वाला तो पहले ही आउट हो जाएगा, ठीक है ना, जो मीन वाला आउट हो जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस प्लस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं हमें, देखो यहाँ पे क्या है, ये जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है प्लस 1/n विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा प्लस 0, क्योंकि 1/n की लिमिट क्या है 0, तो ये एट द एंड थीटा ही रहेगा। अगर मैं माइनस कर दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी थीटा ही रहेगा, तो ये मैक्स माइनस थीटा होता तब भी सही, माइनस 1/n है तब भी सही आंसर है, प्लस 1/, होता तब भी सही आंसर होता है। ये कोई डाउट है तो बताइए आप लोग, है ना। ये जो है एक्स बार है ना, तो एक्स वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स, ई एक्स कितना आएगा θ/2, तो 2x बार होता तो चल जाता, ठीक है, सो 2x बार इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर, बट ऐसा होता तो x बार इज नॉट अ करेक्ट आंसर, ठीक है, और ये उसका रेसिप्रोकल कर दिया, सो 1/x बार विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, कंटिन्यूअस फंक्शन है 1/x, 2/θ हो जाएगा यहाँ तो, ठीक है, तो ये भी आउट हो जाएगा, तो हमें चाहिए ही नहीं। देख लीजिए जी, सो ओनली, ये आसान क्वेश्चन है, ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर है 38, क्योंकि 40 तक होगा ना तो हमें इसको कंप्लीट करना है। सो देखिए, सो ये कहना चाह रहा है कि x इज अ पॉइसन रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर 20, अच्छा, तो x इज पॉइसन 20 एंड y गिवन x इज बाइनोमियल, ये भी डायरेक्ट थ्योरम है, अगर आपको थ्योरम जिन लोगों को याद हो, दिस इज डायरेक्ट थ्योरम, बाइनोमियल k कॉमा हाफ, ठीक, एंड आपको कह रहा है कि y बराबर 0 गिवन x बराबर 0 1 है, ओके, देन द डिस्ट्रीब्यूशन, ये डायरेक्ट थ्योरम है, इसमें मैं सीधा सीधा थ्योरम बता देता हूँ। तो ये थ्योरम कहता है कि ये बाइनोमियल, अगर पॉइसन लैम्बडा है, y गिवन x बाइनोमियल k कॉमा p है,
तो थ्योरम कहता है, किसी को याद है, कोई बता पाएंगे? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक थ्योरम है डिस्ट्रीब्यूशन में। x is Poisson lambda, y given x बराबर k is binomial k comma p, then what is distribution of y? So ये होता है, ये सिंपल थ्योरम है, Poisson lambda comma p। ठीक है, आप फिट कर लो अपने क्वेश्चन में। तो आपके क्वेश्चन में लैम्डा 20 था, p आपका हाफ है, तो लैम्डा इंटू पी आपका 10 हो गया, तो आंसर Poisson 10 हो गया। ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं, ये सीधा सीधा थ्योरी है। जिन लोगों को अगर देखना हो तो ये वीके रोहतगी वाली बुक उठाओ, है ना, वो है ना वीके रोहतगी एंड AKMD सलाह वाली, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये थ्योरम लिखा हुआ है ना। सो वही थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरम याद होना चाहिए। थ्योरम याद है सीधा हो जाएगा, नहीं याद है तो आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा। प्रूफ करो इसको बैठ के, ये भी ऑप्शन है, यू कैन प्रूफ दिस। जैसे थ्योरम का प्रूफ होता है उसी तरीके से आपको प्रूफ करना पड़ेगा इसको, बिकॉज यू डोंट नो। जो जानते हैं उसे सीधा टिक कर लेंगे, इस तरह से है। बाकी जिनको इसका रेफरेंस चाहिए यू कैन गो एंड सी, ये चैप्टर नंबर है, सीधा सीधा थ्योरम है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में सम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, चैप्टर 5 है आई थिंक, सम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नाम से चैप्टर होगा, मतलब सम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस। चैप्टर नंबर 5 है सम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें अगर आपको बताऊं मैं, तो ये थ्योरम है एक्चुअली लिखा हुआ, क्या क्या आ रहा, बाइनोमियल पॉइजन ना, ये पॉइजन वाले में होगा। हम्म ठीक है, तो ये अगर देखना हो तो इसका रेफरेंस है, पेज नंबर है आपका 188, पेज नंबर 188 बुक है वीके रोहतगी, ठीक है, एंड सलाह वाली बुक है। बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, गूगल करोगे पीडीएफ मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स। उस पर थ्योरम नंबर ये है 11। ठीक है, पेज नंबर 188 पे थ्योरम नंबर 11 है। तो ऐसे बहुत सारे थ्योरम इस चैप्टर में, आप सारे थ्योरम याद कर लो तो इजी रहेगा, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चैप्टर 5 में। ठीक है, चैप्टर 5 पेज 188 थ्योरम नंबर 11, वीके रोहतगी एंड सलाह वाली बुक। बुक का टाइटल इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स। और भी बुक में होगा, इस बुक में मुझे याद था तो मैंने बता दिया। ये देखिए और उसका प्रूफ भी है, तो यू कैन सी प्रूफ, यू कैन राइट। देखिए ये कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ n कैपिटल N विच इज n टाइम k यूनिट्स, a sample of size n is drawn using linear systematic sampling scheme। ठीक है, तो पॉपुलेशन साइज है स्मॉल एन टाइम k एंड सैंपल साइज स्मॉल एन ड्रॉ कर रहे हैं। देन द इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी ऑफ ith यूनिट फॉर i बराबर 1 2 3 अप टू n इज, ये भी बेसिक थ्योरम बेस्ड है, अगर आपको याद है इसका मीनिंग तो। देखिए बताइए क्या आंसर होना चाहिए। होगा जी, अच्छा बुक समझ आ गया ना आप लोगों को? बुक है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैट, लिख लिया ना आपने जी? जी नहीं, हाँ, बुक है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, बुक का टाइटल है, ऑथर है वीके रोहतगी एंड सलेह। ठीक है, चैप्टर 5 पेज 188 थ्योरम 11। और ऐसे बहुत सारे थ्योरम इस चैप्टर में पूरे बुक में हैं, तो आप जाओ एक एक थ्योरम याद रखोगे तो बेटर रहेगा, यू कैन राइट प्रूफ। ठीक है, सो ये देखिए, अच्छा ये तो आपको समझ आ गया, थर्ड ऑप्शन ना, सी। ओके देखिए जी, तो टोटल पॉपुलेशन साइज n है और लीनियर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं आप। सो लीनियर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है? वी सेलेक्ट वन यूनिट at random from the first k unit, then we select every kth unit after that। ये सिंपल रिजल्ट है, मैं फिर कह रहा हूँ ना,
इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी आपको पता होगा क्या होता है, लीनियर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग स्कीम में फॉर्मूला क्या होता है, तो उससे सीधा सीधा आ जाएगा। सो है ना, वन सैंपल ड्रॉ करोगे के से यूनिट में से ना, फिर so each unit will appear exactly once of the k possible samples with equal probability, thus probability is 1 by, डायरेक्ट रिजल्ट है ये, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट। आप इसके लिए पढ़ना पड़ेगा बस आपको कि व्हाट इज लीनियर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ये स्कीम क्या होता है, उसमें ड्रॉ कैसे करते हैं, इसका आंसर सिंपल। तो ये सिंपल है ना, डेफिनेशन आपको क्लियर है उसका, तो उसके थ्रू यू कैन डायरेक्टली फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो स्कीम समझना है जस्ट आपको। एंड द लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए ये होगा 40 नंबर, ठीक है, 40 तक ही होते हैं ना, तो ये 39 था, यही 40 है ना जी। फिर 40, फिर पार्ट सी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा ये। तो ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस का क्वेश्चन है, बताइए। ये कह रहा है सपोज बी इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये पी क्रॉस पी का मैट्रिक्स होगा है ना, विसाल्ट के कॉमा सिग्मा, जहाँ पी 7 है और के 12 है। अच्छा बता दिया है आपको, तो पी 7 है और के 12 है। तो सिग्मा मैट्रिक्स है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है ना, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। तो विच ऑफ द देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डबल समेशन बी आई जे अपॉन डबल समेशन सिग्मा आई जे, आई फ्रॉम 1 टू पी, जे फ्रॉम 1 टू पी, बताइए। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस इनको आता है, वो इजीली बता देंगे, ट्राई करके देखो। तो ये सॉल्व करने वाला है ना। ठीक है ना। सोचे बिसार्ट है ना, विथ 7 क्रॉस 7 मैट्रिक्स है, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 है, एंड मैट्रिक्स आपको दे रखा है।
कुछ आइडिया है? तो ये जो है हमारे पास, अगर मैं ऐसा लिखूं कि दिस इज 7x7 मैट्रिक्स, यहाँ बोलूँ तो P×P मैट्रिक्स, और ये क्या होगा, सिग्मा भी P×P होगा, क्योंकि यहाँ भी वही है ना, P×P मैट्रिक्स है। एंड सो ये जो क्वांटिटी लिखा है दिस कैन बी रिटन एज, ये क्या है, बी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का सम है, यही ना, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा। तो इसको कैसे लिखते हैं आपको, 1T B1 और ये 1T सिग्मा 1, ऐसा लिख सकते हैं, जहाँ 1 है ना हमारा मतलब है वेक्टर 1 1 1 1 से, जो कि P×1 का है, ठीक है ना, यही मतलब होगा। तो P×1 है, तो ये 1×P, फिर P×P, फिर P×1, तो 1×1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो थ्योरम डायरेक्टली आप जानते होंगे क्या होता है, बताइए, तो इतना हिंट दे दिया। तो थ्योरम वोरम कुछ ऐसा होता है ना जी, क्या थ्योरम होता है, कि मान लीजिए ए कोई वेक्टर है, तो A∩B, इसका डिस्ट्रीब्यूशन याद है क्या होता है, तो ये आएगा A∩ सिग्मा A इंटू chi² विथ व्हाट डिग्री ऑफ फ्रीडम, P या K, P यहाँ पे डायमेंशन है और K यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम था ना। थ्योरम देख लो, यहाँ K आएगा आई थिंक, है ना। तो अगर K करेंगे तो हमारे पास तो A1 है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसी थ्योरम को हम फिट करें तो क्या आ जाएगा, 1T B1 इज 1T सिग्मा 1 इंटू chi² K क्या है हमारा, K इज 12, तो है ना K 12 या 7 ना, दोनों ऑप्शन है यहाँ पे, नहीं तो डिपेंड हो जाएगा P और K से। तो इसको अगर डिनोमिनेटर में बुला लोगे तो 1T B1 अपॉन 1T सिग्मा 1, ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है अगेन, तो chi² 12 आना चाहिए, पर आंसर की देख लो, तो इस तरह से कुछ। ओके है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ K आएगा, chi² K, ठीक है। P तो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, और K आपका जो था, ठीक है ना, K वॉज डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स 7 था एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 12 था, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, ठीक है। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो अभी हमने क्या डिस्कस किए, खत्म हो गया ना पेपर। तो अभी हमने कल और आज आई थिंक लास्ट के 3 क्लास में, तो लास्ट के 3 क्लासेस में हमने दिसंबर 2019 का पेपर डिस्कस किया है। इसमें 2 पेपर था, एक 15 दिसंबर को हुआ था 2019 वाला, और एक 27 दिसंबर 2019 को, दोनों हमने डिस्कस किया है लास्ट के, है ना, 3 क्लासेस में, लास्ट के 3 क्लास में हमने सॉल्व किया है। इसमें भी दोनों में पार्ट बी यूनिट 4, और इसमें क्वेश्चन नंबर जो था 29 से क्वेश्चन 40 ईच पेपर में, है ना, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में हमने डिस्कस किया ये वाला। सो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे हम कल जून 2020 का पेपर, ठीक है, जून 2020 का, ठीक है। हमने 2015 से स्टार्ट किया था, तभी ट्राई यही कर रहा हूँ कि 2015 से 2024 तक के यूनिट 4 के पार्ट बी और पार्ट सी पूरा करा दिया जाए, ठीक है। चलिए अभी के लिए थैंक यू।